सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज 2 वीडियो आपके सामने होंगे। उसके पीछे कारण ये है कि थोड़ा सा टॉपिक बड़े हो सकते थे, इसलिए मैंने उनको 2 वीडियो में डिवाइड कर दिया। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं CKP बैंक का लाइसेंस रद्द। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इस बैंक का RBI ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। देखते हैं कारण क्या थे, क्या क्या प्रक्रिया थी, जिन लोगों का पैसा इसमें जमा था उनके साथ क्या होगा, किस प्रकार बैंकिंग सेक्टर पर चुनौतियां बढ़ती चली जा रही, इन सभी आयामों को हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। और ये भी देखेंगे कि यह जो बैंक है इनका महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे है। कुल मिलाकर सब कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक शब्द समझिए, वह है सहकारी बैंक। सहकारी का मतलब होता है साथ मिलजुल कर कार्य करना। ऐसे बैंक जो छोटे स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खोले जाते हैं, जो छोटे छोटे वित्त की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, अर्थात कृषक हैं, मजदूर हैं, जो कुटीर उद्योग प्रारंभ करने वाले लोग हैं, उनको जब ऋण की आवश्यकता होती है तो वह जो पास के समीप के बैंक में जाते हैं और जो कि वहाँ की सरकार, वहाँ के लोगों से मिलजुल कर बनाया जाता है, ऐसे बैंकों को बोलते हैं सहकारी बैंक। अब देखिए थोड़ा सा जो डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर लिखा दिखाई दे। सहकारी बैंक का आशय उन छोटे वित्तीय संस्थाओं से है जो शहरी और गैर शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। और यह जो इनके साथ भी शब्द क्या है, बैंक, तो स्वाभाविक है यह सहकारी बैंक, इनका थोड़ा सा फंक्शन अलग होता है, लेकिन शब्द इनके साथ भी क्या जुड़ा है, बैंक। तो यह बैंक भी क्या करते हैं, लोगों से पैसा जमा करते हैं, ऋण देते हैं और खाता अर्थात अकाउंट ओपन करते हैं। लेकिन इन बैंकों का स्वामित्व और जो है नियंत्रण इनके सदस्यों द्वारा, अर्थात जो मिलजुल कर चलाने वाले लोग हैं, सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, जो लोकतांत्रिक रूप से एक निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। अब इसको थोड़ा सा और मैं इस जो है कि आसान को, हमने कहा कि हम 20-25 लोग जो है कि मिलकर एक सहकारी बैंक खोलते हैं। इसमें राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होगी और बाकी लोगों की भी हिस्सेदारी होगी। हमने एक बैंक खोल लिया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मिलजुल कर एक निदेशक मंडल चुनेंगे और यही निदेशक मंडल क्या करेगा, इसको ऑपरेट करेगा। सहकारी जो बैंक होते हैं, इनका जो निर्माण होता है वह होता है सहकारी समिति अधिनियम के तहत, और इनका जो नियंत्रण होता है, इसीलिए जो एक्ट आपको देखने को मिलेगा वह है सहकारी समिति अधिनियम 1965, ना कि आप बैंकिंग रेगुलेशन RBI का देखते हैं। कुल मिलाकर यह जो है तो बैंक ही, लेकिन इनका फंक्शन थोड़ा सा अलग है। यह जो ऐसे आपने वाणिज्यिक बैंक सुने होंगे, आपका अकाउंट उसमें होता है, उसकी हर जगह आपको ब्रांचेस मिल जाएगी, यूनिवर्सल बैंकिंग की सुविधा आपको मिलेगी, आपका उसका पूरा फंक्शन बहुत सेंट्रलाइज होगा, वहां पर आप जाएंगे सभी सुविधाएं बड़े उच्च क्वालिटी की मिलेगी। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो सुदूर क्षेत्र हैं, वहां पर ये जो वाणिज्यिक बैंक हैं, जो बड़े बैंक हैं, यह वहां पर अपने अकाउंट ऑपरेट नहीं करते। ऐसे में ऐसे बैंकों की आवश्यकता पड़ती है जो वहां के लोगों के से ही मिलजुल कर बना हो, वहां के विधायक, वहां के सांसद, वहां के राज्य सरकारों का उसमें जो है कि योगदान हो, और इसी के लिए सहकारी समिति अधिनियम के तहत बैंकों का स्थापना की जाती है। ऐसे ही बैंकों को हम बोलते हैं सहकारी बैंक। भारतीय सहकारी बैंक का अगर इतिहास देखें तो यह आज से नहीं है, यह 1904 से प्रारंभ होता है, और उस समय एक सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया था। उससे जब हम आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के बाद भी हमको ये लगा कि क्या हमें इस प्रकार के बैंकों को रखने की ज़रूरत है। तो चूंकि भारत में बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत नहीं था, इसलिए ऐसे बैंकों के हमने स्वरूप को नज़रअंदाज नहीं किया, इनको बने रहने दिया। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो शहरी क्षेत्र में लगभग 540 से 542 जो है कि आपको सहकारी बैंक मिलेंगे, और वहीं लगभग रूरल क्षेत्र में अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। और
इसमें जो है कि सहकारी बैंकों में चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों के हों या शहरी क्षेत्रों के हों लगभग 8.6 करोड़ जमाकर्ता इससे जुड़े हुए हैं। अर्थात 8.6 करोड़ लोग इससे क्या है संबंधित हैं। लोग का मतलब जिनके अकाउंट हैं। अब समझ सकते हैं कि इनका जो पूरा जाल है वो कितना ज़्यादा है। इनका जो बैंकिंग संबंधी काम होता है, अर्थात इसमें चूंकि शब्द क्या है बैंक, तो इनका जो बैंकिंग संबंधी काम होता है वो बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत होता है। जबकि इनका जो प्रबंधन होता है वो प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा होता है, ध्यान दीजिएगा। और यही कारण है कि आए दिन जो है कि सहकारी बैंक जो है कि दिवालिया होते रहते हैं। इनका जो आप अगर देखें तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी जैसे हमने देखा था पीएमसी बैंक, पीएमसी जो भी वो भी कोऑपरेटिव बैंक था। तो आए दिन आपको जो है कि यह जो सहकारी बैंक होते हैं चूंकि इनका प्रबंधन संबंधी कार्य जो कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में होता है और इसी के कारण इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज भी होता है। अर्थात विधायक सांसदों की इसमें हिस्सेदारी होती है और जब चुनाव का वक्त होता है तो इनका काफ़ी व्यापक जो है कि दुरुपयोग भी देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि यह वर्तमान समय में उन लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचा रहे हैं जिनके तक वाणिज्यिक बैंक या जो प्रमुख बैंक हैं वह सुविधाएं नहीं पहुंचा रहे, तो इसलिए इन लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुदूर एरिया के क्षेत्र हैं वहां पर ये सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, इसलिए इनके अस्तित्व को बनाए रखा जाता है। अदरवाइज इनको जो है कि कब का बैंकों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए था। क्योंकि जब भी आप बैंकिंग के सेक्टर में आपको ये ऐसे केस देखते हैं तो अधिकांश सहकारी बैंकों का ही आपको नाम आता है। अर्थात सहकारी बैंकों का जो पूरा इतिहास रहा है उन्होंने बहुत कुछ दिया है। मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे उन्होंने पूरी इंडियन इकोनॉमी में बहुत कुछ दिया है, बावजूद इनके काफ़ी खामियां हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें यह समझ चुके हैं कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत यहाँ पर जो प्रशासन चलाया जाता है और इसके वजह से कई बार दिक्कतें होती हैं। राज्यों का नियंत्रण इस पर ज़्यादा प्रभावी होता है, विधायकों और सांसदों का राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, इसलिए कई प्रकार की अनियमितताएं आती रहती हैं। हाल ही में क्या हुआ है, आरबीआई ने सीपी के नामक सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है और इसका जो लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है इसके वजह से फिर से सहकारी बैंकों की जो अनिवार्यता है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे गए। सहकारी बैंक जो ये सीपी की था इसकी जो 8 ब्रांचेस थे और वो मुंबई और ठाणे तक, जो थाने का जो क्षेत्र है वहाँ तक सीमित था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कोई नया सहकारी बैंक नहीं था, इसकी स्थापना 1915 में हुई थी और इस समय जो है कि इससे 1,32,000 से अधिक जो है कि इसके अकाउंट होल्डर हैं। आप समझ लीजिए 1,32,000 से अधिक इसके अकाउंट होल्डर्स हैं। अब जब लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया तो कुछ ना कुछ तो इसमें क्या रहा होगा, कमी रहा होगा, उसी की वजह से किया गया। तो 1,32,000 लोग हैं, इनका पैसा क्या होगा, एक चुनौती बन गई थी। हालांकि आरबीआई ने काफ़ी कुछ अब इस पर क्लियर कर दिया। इसमें जो 1,32,000 जो इसके अकाउंट होल्डर्स थे, सबसे अच्छी बात यह थी कि इनमें से 99.2% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने खाते में 5 लाख या इससे कम की रकम जमा की थी। मैंने अच्छी बात क्यों कहा, क्योंकि आपको पता है कि वित्तीय जो हमने बजट 2020 के माध्यम से इसको क्या कर दिया है, हमने जो इंश्योर्ड रकम है, अर्थात जो हमारा अगर बैंक डिफॉल्टर भी हो जाता है, डूब भी जाता है, तो जो हमारा इंश्योर रकम है उसको हमने 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। इसके वजह से अब इनके ये जो 99.2% लोग हैं उनको पैसा तो क्या होगा, मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रक्रिया काफी जटिल होगी। आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल करने के साथ ही यह भी कहा है कि सहकारी समिति के रजिस्ट्रार पुणे को भी कहा है कि वह भी इसी प्रकार का आदेश जारी करे। अर्थात आरबीआई ने खुद जो है कि क्या किया, लाइसेंस इसका कैंसिल किया और साथ ही साथ सहकारी समिति के रजिस्ट्रार जो कि पुणे में जिसकी ऑफिस है और उसी के इसी रजिस्ट्रार के अंतर्गत यह जो है कि सहकारी बैंक आता है, उससे भी कहा है कि वह भी इसी प्रकार का आदेश जारी कर। अब देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सहकारी समिति रजिस्ट्रार पुणे क्यों, क्योंकि देखिए हर जगह अलग अलग जो है कि सहकारी बैंक है, किसी राज्य में कम, किसी में ज़्यादा और अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं। तो हर जो सहकारी बैंक का जो नियंत्रण होता है वह किसके पास होता है, सहकारी बैंकों के रजिस्ट्रार के पास होता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा
यह रजिस्ट्रार को भी यहाँ पर क्या कहा गया है कि वह भी ऐसा ही जो है कि आदेश जारी करे। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसे सहकारी बैंक समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत क्या होते हैं, अपना कार्य करते हैं। अर्थात जो इनका पंजीकरण ही होता है वह आरबीआई रेगुलेशन के तहत नहीं होता, बल्कि सहकारी बैंक सहकारी समिति अधिनियम के तहत होता है। और सहकारी समिति अधिनियम में ही इनका जो नियंत्रण की जो पावर दी गई है वह किसके पास दी गई है, सहकारी बैंक समितियों के रजिस्ट्रार के को दी गई है। इसीलिए आरबीआई ने कहा कि हम तो लाइसेंस कैंसिल कर ही रहे हैं, इस जो है कि रजिस्ट्रार को भी कहा कि आप भी इसका लाइसेंस क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। अब प्रश्न आएगा कि कैंसिल क्यों किया गया। इसका प्रमुख कारण यह बताया गया कि इसका जो एनपीए था अर्थात नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स था वो बहुत ज्यादा हो गया था। अब प्रश्न करेंगे कितना ज्यादा, आपके जानकर होश उड़ जाएंगे, लगभग 96% जो है कि इसका जो एसेट्स था वह एनपीए के रूप में कन्वर्ट हो गया था। इसका मतलब यह है कि अगर इस बैंक ने 100 रुपए दिए थे उधार तो उसमें से लगभग 96 से ज्यादा पैसे डूबने की कगार में हैं, अब वह वापस नहीं आएंगे। अब देखिए मैंने कहा इन्होंने 100 रुपए उधार दिए थे, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए इनके पास 100 रुपए ही हम लोगों ने, आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर दिया था और इन्होंने ऐसे लोगों को पैसा दे दिया जो कि अब नहीं लौटाएंगे, तो हमारा आपका पैसा क्या हो, डूब गया। तो आरबीआई ने कहा कि चूंकि इनका एनपीओ बहुत ज़्यादा है और इस एनपीओ को किसी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्तमान समय में जो पूरे हमारे वाणिज्यिक बैंक हैं, जो अनुसूचित बैंक हैं, उनका जो एनपीओ है वह लगभग 11 से 12% है। और वहीं है 96% एनपीए बतलाता है कि बैंक दरअसल बैंक अब रहा ही नहीं है, बैंक के पास पैसे ही नहीं है। बैंक का मतलब क्या है कि आपने जो पैसा जमा किया जब आप मांगने जाएं आपको मिल जाए। ये बताइए जब उन्होंने पूरा पैसा जो दिया है उन्होंने वापस नहीं किया बैंक को, अर्थात बैंक का पैसा एनपीए में कन्वर्ट हो गया, तो बैंक आपको कहां से देगी। इसी के कारण पहला कारण जो बताया गया आरबीआई के द्वारा वह एनपीए। अब देखिए एक तो पहले था एनपीए ज्यादा था, फिर बैंक से कहा गया अच्छा बताओ कि आपका यह जो पैसा एनपीए में कन्वर्ट हो चुका है इसको कैसे आप रिकवर कर सकते हो, कोई प्लान है आपके पास। बैंक कोई ठोस प्लान आरबीआई के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाई कि कैसे यह जो एनपीए में पैसा कन्वर्ट हो चुका है इसको रिकवर किया जाएगा। अर्थात आरबीआई को यह संतुष्ट नहीं कर पाए कि वास्तव में हमारे पास कोई बी प्लान है और उसके माध्यम से हम लोगों का पैसा लौटा देंगे और हम पूरा बैंकिंग की तरह काम कर पाएं। कुल मिलाकर पहला कारण हमने देखा। दूसरा, अच्छा एक चीज और समझिए कि यह पहली बार नहीं है कि जो है कि इस पर नियंत्रण का प्रयास किया गया है। दरअसल वर्ष 2014 से ही आरबीआई जो है कि इसको कहता रहा है कि आप अपने एनपीए के कम करो, आप अपना जो ट्रांजैक्शन है अर्थात किससे पैसे का लेन देन करो उसको मेंटेन करो, उसको सही करो। और समय समय पर इसके प्रतिबंध पर भी रोक लगाया गया कि आप इतने बड़े अमाउंट से ज़्यादा किसी को लोन नहीं दे सकते, लोन देने से पहले क्रेडिट चेक करो। बावजूद यह बैंक नहीं समझ पाया और इसने 2014 में ही इसको जो चेतावनी दी गई थी इस पर कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, इसको भी नहीं माना, इससे भी सुधार नहीं किया। और यही कारण है कि यह क्या हुआ, यह बैंक को जो है कि लाइसेंस को कैंसिल करना पड़े। लाइसेंस कैंसिल इसलिए करना पड़ा ताकि नए ग्राहक ना जोड़ सके। देखिए इसका कारण क्या है कि बैंक के पास अब न्यूनतम पूंजी जो जमा पैसे पर रखी जाती वो भी इसके पास नहीं है। अर्थात न्यूनतम पूंजी का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए बैंक में 100 रुपए जमा होते हैं तो ठीक है, बैंक को भी अपना तो बिजनेस तो करना है, तभी तो क्या करेगी, लोगों को ब्याज देगी, क्योंकि लोग तो ब्याज प्राप्त करने के लिए भी पैसे जमा करते हैं। तो अब क्या करती है बैंक जो कि लोगों को ऋण देती है, लेकिन कैसे लोगों को ऋण देती है, जिनका पहुंच होता है, जो विधायक, जो सांसदों के पहुंच वाले लोग थे, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जिनको बड़े पैसे की जरूरत होती है, उनको दिया जाता है और बाद में वो क्या करते हैं, पैसे नहीं देते हैं। और जब पैसे नहीं देते हैं तो धीरे धीरे उनका पैसा तो जिनको उधार दिया गया था बैंक के द्वारा वो जो वापस नहीं करें, तो बैंकों के पास क्या होता है, जो डेली लोग आते हैं कि भैया हमें 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, जो हमने जमा कर रखे थे वो भी नहीं मिलते। अर्थात इनके पास जो एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, जब इनके पास कस्टमर आए कि भैया हमारे जो पैसे जमा है वो दे दो, तो वो भी नहीं दे पाते थे। इसके कारण कहा गया कि दरअसल अब तो ये बैंक जैसा फंक्शन ही नहीं कर पा रहे। बैंक का मतलब क्या होता है कि कोई आपके पास आए, पैसे जमा करे और जब मांगे आप दे दो, लेकिन आप तो दे ही नहीं पा रहे हो। कुल मिलाकर ये भी एक कारण था। इसी को बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी का ठीक ना होना।
कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब क्या है कि वहां पर जब आप पैसे जो आपने जमा किए हैं जब आप जाए आप मांगे तो आपको मिल जाए, तो इसी को बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी का ठीक रहना। तो कल मिलाकर दूसरे कारण भी आपको पता चल गए। तीसरा कारण यह बताया गया है कि जिन लोगों ने अभी पैसा लगाया है उनका पैसा तो यह बैंक जब अभी वापस कर जाए इसकी क्षमता दिखाई नहीं देती। और कारण यह है कि अगर अब हमने इसका लाइसेंस नहीं कैंसिल किया तो जो अब जमा होगा पैसा वो भी क्या होगा, डूब जाएगा, और जो नए कस्टमर इससे जुड़ेंगे उनका भी पैसा क्या होगा, फंस जाएगा। तो चूंकि रोक तो पहले से आरबीआई ने लगा दी थी कि आप ज़्यादा लेन देन ना करो, लेकिन इनका जो पूरा इतिहास अगर हम उठाकर देखें इस बैंक का तो आपको पता चलेगा कई बड़े बड़े लोन ऐसे लोगों को दिए गए हैं जिनकी क्रेडिट ठीक नहीं है, अर्थात जिनका सिबिल स्कोर ठीक नहीं है, जो पहले भी बैंकों का पैसा हड़प चुके हैं। जब ऐसे लोगों को आप पैसा दोगे तो पैसा डूबेगा। तो आरबीआई ने कहा कि अब इसको बैंक के रूप में मान्यता ही छीन लेने की जरूरत है, नहीं तो लोगों को जानकारी नहीं रहेगी, लोग नया पैसा जमा करेंगे, नए अकाउंट होल्डर जुड़ेंगे और उनका भी पैसा क्या होगा, फंस जाएगा। भविष्य में बैंक किसी दूसरे बैंक के साथ अपने आप को मर्ज कर ले, ऐसा भी कोई प्लान इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अर्थात आरबीआई ने कहा कि चलो ठीक है, पैसा एनपीए में कन्वर्ट हो गया, आपके पास कोई रिकवर प्लान नहीं है, कैसे इससे उभरोगे? क्या आपको लगता है कि आप जो है कि आप किसी बैंक के साथ आपको मर्ज कर देना चाहिए? इनके पास ऐसा भी कोई प्लान नहीं था। और कुल मिलाकर जब इनके पास ऐसा भी कोई प्लान नहीं था, इसका मतलब क्या है कि आपका पूरा बैंकिंग का जो मॉडल था वो पूरा फेल हो चुका है। तो आरबीआई ने कहा जब आपके पास रिकवर प्लान नहीं है, जब आपके पास जो है किसी बैंक के साथ मर्ज होने का आपका प्लान नहीं है, आप अपने ग्राहकों को पैसा दे नहीं पा रहे हो, नए कस्टमर जो आएंगे उनका पैसा फंसने का डर है, तो हम क्या करते हैं, आपका लाइसेंस वापस कर लेते हैं। साथ ही साथ अब चूंकि देखिए लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि अब बैंक के रूप में नहीं रहा। आरबीआई ने बैंक के लिए कहा है कि अब इनको एक लिक्विडेटर की नियुक्ति की मांग की है, जिससे जमाकर्ताओं के पैसे की संपत्ति पर निर्णय ले। इसका मतलब क्या होता है, लिक्विडेटर क्या होता है? लिक्विडेटर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो यह बताएगा कि देखिए जो है कि सहकारी जो बैंक है इसकी प्रॉपर्टी टोटल इतनी है, यहाँ पर इसने पैसा लगाया है, लोगों के पैसा इतना जमा है, हम इस संपत्ति को बेचकर नीलाम करके कैसे पैसे को वापस कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों की जो व्यवस्था करवाने वाला व्यक्ति है जो मीडियोकर होगा, एक प्रोफेशनल होते हैं। दरअसल जैसे आपने देखा हो ना, लोग कंसल्ट करने के लिए होते हैं, ठीक इसी तरह से ये भी प्रोफेशनल होते हैं, लिक्विडेटर होते हैं, और यह क्या करते हैं, प्लान प्रस्तुत करते हैं कि अब कैसे लोगों का पैसा जो है कि वापस किया जाए, इस जो संपत्ति है अब बैंक की कहां कहां पर बिक्री पड़ी उसको कैसे यूज किया जाए, किसको बेचा जाए, किस बैंक को दिया जाए, ऐसी निर्णय लेते हैं। तो इसकी भी जो है कि मांग की गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, बजट 2020 में बैंक पर जमा राशि पर इंश्योरेंस की जो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, इसके कारण अब जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें से 99% लोगों ने क्या किया है कि जो पैसे जमा किया है वह 5 लाख से कम किया है। और इसलिए कम किया है कि मैंने आपको बताया यह सहकारी बैंकों में जमा करने वाले लोग कौन से हैं, हम आप जैसे जो है कृषक हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, हमारे आपके जैसे मजदूर हैं, हमारे आपके जैसे ही कुटीर उद्योग चलाने वाले। अब आप कहिएगा हम कहाँ कुटीर उद्योग चलाते, आप नहीं चलाते, मैं अपने ऊपर लेकर बात कर रहा हूँ समझने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। तो कुल मिलाकर उनके पैसे तो हो जो है कि वापस हो जाएंगे, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा रकम इसमें जमा की होगी तो उसको कानूनी रूप से तो जो है कि नहीं मिल पाएंगे। हाँ, कैसे मिलेंगे कि बैंक अपनी पूरी एसेट संपत्ति को बेचे और बैंक को लगता है कि उसके पास अभी भी पैसा है, तो वो क्या करे, जिनका 5 लाख से ज्यादा जमा था तो जो उसके पास हो पाए वह जो है कि वापस कर सकते। और यह कौन करवाएगा, लिक्विडेटर जो है कि बताएगा कि आखिर पूरा कंपनी का एसेट्स कितना है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय जो हमारा इंश्योरेंस की रकम है इसकी जो जिम्मेदारी है वो किसके पास होती है, वह जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम के पास होती है। और यही क्या करेगा, अब जो है कि डिसीजन लेकर कि अब इन लोगों को कब पैसा दिया जा रहा है, ये पैसे को क्या करवाएंगे, वापस करवाएंगे। लेकिन फिर भी ये पैसे वापस हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर यही वाकया कुछ दिन पहले हुआ होता तो काफ़ी बड़ी चुनौती जो है कि बन जाती। अब देखिए
हमने ये समझा कि अब इनका ये जो है कि पूरा जो पूरी संरचना है वो क्या। अब थोड़ा सा समझिए कि वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक में अंतर समझ लीजिए। अर्थात अब ये पूरा जो करंट का था वो तो मैंने बता दिया, अब इसको थोड़ा स्टैटिक्स एरिया से जोड़ लीजिए ताकि अगर प्रश्न बने, मान लीजिए पहली बात तो इकोनॉमी का देखिए सेगमेंट का प्रश्न है, इसको आप कई जगह ये बैंकिंग से भी जोड़ सकते हैं, वित्तीय समावेशन आपके जो है कि एक भाग है उससे आप जोड़ सकते हैं, कई तरह से इसे जोड़ सकते हैं। लेकिन जब भी कभी प्रश्न बने सहकारी बैंक से और वाणिज्यिक बैंक से, प्रश्न गलत ना हो इसके लिए थोड़ा सा समझ लीजिए। वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया वो आरबीआई के पूर्णतः नियंत्रण के अधीन होते हैं। वहीं सहकारी जो समितियां होती हैं जैसा कि मैंने आपको बताया रजिस्ट्रार के अधीन होती हैं। अब देखिए वाणिज्यिक बैंकों का आरबीआई के नियंत्रण होने का मतलब पता है क्या है, बैंक लगभग जो है कि हर सप्ताह अपना पूरा डिटेल भेजते हैं आरबीआई को, हमने ऐसे ऐसे बिजनेस किया, ये हमको हासिल हुआ, इतना लॉस हुआ, इतना पैसा। अब वहीं पर अगर आप इसको सहकारी बैंकों को देख लीजिए तो सहकारी बैंकों में इस प्रकार की ऑडिट जो है कि आरबीआई के सामने पहुंचे ये काफी कठिन होता है, क्योंकि पूरी जो ऑडिट होती है, पूरा ये जो जिम्मेदारी होता है वो किसके अंदर आंसर होता है, जो कि सहकारी समिति से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो निदेशक मंडल चुनते हैं, और साथ ही साथ ये जो रजिस्ट्रार है किसका, सहकारी समितियों का, इसके पास होता है। तो आरबीआई के सामने चीजें नहीं आ पाती। आरबीआई के सामने जब आरबीआई एक आध साल 2 साल में, चूंकि इनकी संख्या भी ज़्यादा है, जब इन बैंकों का मतलब कोई बैंक का केस इसके सामने आता है, किसी का एनपीए बहुत ज़्यादा सामने आता है, जब इसके संज्ञान में आता है, या खुद जब ये ऑडिट करते हुए किसी बैंक की पड़ताल करते हैं तब इनको ये चीज़ें पता चल पाती है। अर्थात वर्तमान समय में ये बिल्कुल अलग अलग हैं कि जहाँ पे वाणिज्यिक बैंकों का हर हफ्ते ऑडिट होता है, इनका इस प्रकार का नहीं होता। सहकारी बैंकों की जो ब्याज दर होती है वो वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में अधिक रहती है। अर्थात ये क्या करते हैं कि अधिक ब्याज दर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक सेविंग अकाउंट है, आप एक सहकारी बैंक में खुलवाइए, एक वाणिज्यिक में, तो सहकारी बैंक में आप अगर जमा करते हैं पैसे तो हो सकता है आपको 6 से 7% मिले, यहाँ पे हो सकता है आपको 4 से, वाणिज्यिक बैंकों में 4 से 5% मिले। अर्थात कुल मिलाकर यह जो ब्याज दर जो होता है वह ज़्यादा रखते हैं, जिससे लोग जो है कि ज़्यादा पैसा जमा कर सकें ग्रामीण क्षेत्रों में। वाणिज्य बैंक सभी प्रकार के हालांकि ऋण, कार्ड और सेवाएं देने में सक्षम होते हैं, जबकि यह सभी तरह के कार्ड देने में सक्षम नहीं होते। इनका दायरा सीमित होता है, और दरअसल इसलिए होता है क्योंकि यह अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। कहीं पर चीनी उद्योग को बढ़ावा देना है, कहीं कपास के उद्योग को, कहीं डेयरी उद्योग को, कई प्रकार के उद्देश्यों के साथ ये स्थापित किए जाते हैं। इसलिए यह एक जैसे होते हुए भी इनका स्ट्रक्चर अलग अलग दिखाई देगा। हम सहकारी बैंकों को बनाते क्यों? इनका उद्देश्य यह होता है कि ग्रामीण वित्त पोषण हो सके और सूक्ष्म वित्त पोषण की उपलब्धता हमेशा सुनिश्चित रहे। इसका मतलब क्या है कि जो भी लोग, जो ऐसे लोग हैं जो शहरों में नहीं रहते, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या शहरी क्षेत्रों में भी रहते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतनी ज़रूरत है कि उसके माध्यम से वह अपने आप को आगे बढ़ा सकें, ग्रामीण विकास कर सकें, कुटीर उद्योग लगा सकें, खुद का कोई रोजगार खोल सकें, इस सब चीज़ों के लिए, या अपनी कृषि की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, कोई बीज लगा सकें, इस सब चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, ग्रामीण वित्त पोषण और सूक्ष्म वित्त पोषण, अर्थात जो माइक्रो फाइनेंस की अवेलेबिलिटी है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से इनको करने की जिम्मेदारी दी गई है। और इनका उद्देश्य यह है कि जब हर व्यक्ति को बैंक, चाहे वो उसका स्ट्रक्चर कैसा भी हो, जब हर व्यक्ति के पास बैंक की सुविधा होगी तो बिचौलियों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। आपने बिचौलियों और साहूकारों का इतिहास, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कैसे कैसे चीज़ों के माध्यम से लोग जो है कि जीवन भर एक व्यक्ति को पैसे देकर शोषण करते थे। तो हमारा उद्देश्य सहकारी बैंकों को बनाए रखने का यही था कि लोग खुद से बैंक के पास आते रहें, कोई मीडियोकर, कोई साहूकार उनका शोषण ना कर सके। गरीबों, किसानों, जरूरतमंदों को सस्ती ऋण पर यह सस्ते ब्याज पर जो है कि ऋण उपलब्ध करवाने की इनकी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ लघु उद्योग और स्वरोजगार को प्रमोट करना, और साथ ही साथ कभी भी वित्त की आवश्यकता की कमी ना पड़ने देना ग्रामीण क्षेत्रों में, यह इसके उद्देश्य थे। अब जब यह उद्देश्य थे तो इन्होंने अपना कुछ काम भी किया है। और देखिए क्या किया है इन्होंने, सहकारी वित्तीय समावेशन बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं। अब वित्तीय समावेशन का मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर की सुविधाओं का सब तक अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचना, इसको वित्तीय समावेशन, अर्थात जितने अधिक लोग बैंकिंग की प्रक्रिया से जुड़े होंगे उतना ही हम क्या कहेंगे, वित्तीय समावेशन को हम आगे बढ़ा हुआ पाएंगे।
इसका मतलब यह है कि जो जितने लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़ते चले जाएंगे उतना ही हमारे लिए वित्तीय समावेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। कुल मिलाकर सब तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने को ही वित्तीय समावेशन बोलते हैं और इसमें ये क्या हुए हैं, काफ़ी सहायक हुए। और इन्होंने क्या किया है, ऐसे लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो सामान्यतः वाणिज्यिक बैंकों के तहत, चूंकि उसमें जाएंगे तो उसमें जो है कि पैसे जमा करने पर ब्याज भी कम मिलता है, सुविधाएं भी कम मिलती हैं, वहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, कोई सुनने वाला भी नहीं होता है। तो इस वजह से बैंकिंग सेक्टर में ये सहकारी बैंकों ने अपना योगदान काफ़ी अच्छा दिया है। यह जो है बैंक होते हैं, यह पारंपरिक जो ऋण स्रोत थे, अर्थात किसी कोई ठाकुर साहब हैं, कोई साहूकार साहब हैं, कोई जमींदार साहब हैं, तो ऐसे लोगों के पास जो पैसे लेने के लिए जाते थे वो कई प्रकार का शोषण का जन्म होता था। उस परंपरा को इन्होंने इस सहकारी बैंकों ने क्या किया है, कम किया है। और इनका जो उद्देश्य होता है ना, वो लाभ कमाना नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या होता है कि यह इनमें घोटाले होते हैं। लेकिन जो इनका उद्देश्य बनाया गया था कि भैया आपको लाभ नहीं कमाना, आपको क्या करना, अपने जो जुड़े हुए मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, उनको अच्छी सेवाएं देना होता है। और जब अच्छी सेवाएं देना होता तो यही कारण है कि कोई व्यक्ति जब इनके यहाँ पैसा जमा करता है तो वो हाई इंटरेस्ट रेट उस पर देते हैं, जिससे उसको अधिक लाभ हो सके। लेकिन यही हाई इंटरेस्ट रेट देना और साथ ही साथ जो अपने पास ये जो सहकारी बैंकों के पास जो पैसे जमा होते हैं, यह इनके पास बैंकिंग प्रोफेशनल या बैंकिंग एथिक्स इतना कमजोर है कि यह क्या करते हैं, जो इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप है उसका शिकार हो जाते हैं और अधिकांश पैसा किसी विधायक, किसी ऐसे समुदाय, कोई नेता वर्ग, किसी बड़े व्यक्ति के पास जाता है जिसको अधिक पैसे, कई जगह तो आपको 100-100, 200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे एक ही व्यक्ति को। आप समझ सकते हैं फिर सहकारी बैंक का मतलब क्या रहा। लेकिन यह यूनिवर्सल हो चुका है सहकारी बैंकों के संदर्भ में कि इनका जो आपका ये पूरा गवर्निंग बॉडी है ये ठीक से काम नहीं करती। खैर, कुल मिलाकर इन्होंने क्या किया है कि अच्छी सुविधाएं दी हैं, सेवाएं दी हैं और उसके वजह से काफ़ी लोग इस अपनी सेविंग को बचाने के लिए प्रमोट किया है इन्होंने, अर्थात अब बचत की आदत विकसित करने में काफ़ी सहायक हुए। और जब व्यक्ति के पास बचत होगा तो वो निवेश भी क्या करता है और इसी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग या स्वरोजगार की जो भावना वो प्रोत्साहित हुई है। बावजूद इसके अभी जो है कि कई तरह की चुनौतियाँ हैं। एक चीज़ और, यह अभी जो हमने कुटीर उद्योगों की बात की तो एक सर्वे आया था कुछ समय पहले, उस सर्वे का नाम तो याद नहीं है, लेकिन हाँ आप गुगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें यह था कि कैसे सहकारी बैंकों ने जो कृषि आधारित उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं आधारित उद्योग हैं, उनको कैसे प्रमोट किया है। तो उसमें सहकारी बैंकों का, कुछ सहकारी बैंकों का जो इतिहास वो काफ़ी शानदार रहा है, खासकर डेयरी सेक्टर में और पशुपालन सेक्टर में, मुर्गी पालन सेक्टरों में जो कुछ सहकारी बैंकों ने काफ़ी अच्छा सहयोग दिया है। और इस तरह से देखा जाए तो इन्होंने वाणिज्यिक बैंकों के साथ कदम ताल तो किया है, बावजूद चुनौतियां इसमें कई ज़्यादा हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इनका जो कॉर्पोरेट जो गवर्निंग बॉडी है वह ठीक नहीं है और इसी के कारण हमने देखा कुछ समय पहले देखा पीएमसी का घोटाला सामने आया। उसके बाद सीपी के जो बैंक है इसका तो लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया। और इनकी जो ऑडिट प्रणाली होती है, अर्थात कि ये जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसका जो अंकेक्षण होता है, जो ऑडिटिंग होती है वह बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती। आरबीआई क्या होता है, जैसे उसको देखता है कि पैसा किसी गलत जगह जा रहा है, किसी गलत व्यक्ति या एक ही जगह पर लोन बार बार दिया जा रहा है या उनका सिबिल स्कोर क्रेडिट ठीक नहीं है, वो पहले भी डिफॉल्टर रह चुके हैं, तो तुरंत वह रोक देता है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी सहकारी बैंकों ने अपनी ऑडिटिंग का जो मैकेनिज्म है उसको दुरुस्त नहीं किया है। आप अगर राज्यसभा पे इसी चीज़ को सुनेंगे तो वहाँ पे तो कई लोगों ने यह बोला है कि आपको इन बैंकों को अब बंद कर देना चाहिए और अच्छा होगा कि जो रूरल रीजनल जो बैंक होते हैं, आरआरबी बैंक होते हैं, उनको आप बनाया जाए। कहीं ना कहीं यह बताता है कि यह जो बैंक हैं यह अपनी बहुत सी सुविधाओं के बावजूद आज जो है कि क्या है, आरबीआई के सामने बहुत बड़ी चुनौती बने हैं। चूंकि चुनौती इसलिए है क्योंकि आरबीआई का नियंत्रण इस पर काफ़ी कम है और यहाँ पर राज्य सरकारों का और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसके वजह से क्या होता है कि पूरा जो बैंकिंग का मॉडल है वह फेल हो जाता है। खैर, अभी देखिए क्या हुआ था
डिप्टी गवर्नर आर गांधी की अध्यक्षता में एक सहकारी बैंकों पर एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। इन्होंने कहा था कि बैंकों को बंद करने, उन्हें तरलता प्रदान करने जैसे निर्णय लेने के लिए आरबीआई को क्या करना चाहिए, सशक्त करने की आवश्यकता। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों पर जो राज्यों का जो हक है, जो पूरा मॉडल है, उसको थोड़ा सा कम करके आरबीआई के प्रभाव को बढ़ाने की जरूरत है। और वह इसलिए है क्योंकि आरबीआई प्रोफेशनल तरीके से इनको डील कर सकेगा और उसके पास पहले से अनुभव है। सहकारी बैंकों के पास ऐसा नहीं है। और सहकारी बैंक जो रजिस्ट्रार, जो राज्य सरकारों के कानूनों के द्वारा बनते हैं, उनमें कई खामियां हैं, कई तरह की अलग अलग भिन्नताएं हैं। इसके वजह से सभी पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है। लेकिन आखिर बैंक सहकारी हो या वाणिज्यिक, जब डूबता है तो बात किस पर आती है, आरबीआई पर। इसलिए कहा गया था इनको और शक्तियां दी जाए। यह भी कहा गया था कि यदि कोई सहकारी बैंक है वो छोटे किसी वित्तीय बैंक में जो है कि बदलना चाहे अपने आप को, या किसी बैंक के साथ विलय होने का प्रयास करे, तो भी आरबीआई को इसकी अनुमति दे देनी चाहिए। अर्थात आरबीआई के लिए भी कहा गया कि आरबीआई के आप उस पर प्रभाव को बढ़ाओ, और आरबीआई के प्रभाव को बढ़ाने के साथ आरबीआई से भी कहा जा रहा है कि आप भी अगर चाहो तो समय पर, जैसे ये बैंक कहें कि इनको मर्ज करना है, किसी दूसरे बैंक के साथ जो है कि मिल जाना है, तो तुरंत आप अनुमति दें। क्योंकि कोई भी रिपोर्ट ऐसा नहीं कहती कि सहकारी जो बैंक है बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। बावजूद इसके हम ये कहें कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में डेटा बताया, बट 8.6 करोड़ लोग अभी इससे जुड़े हुए हैं, अर्थात लगभग 9 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। इन तक जब तक सभी बैंकिंग सुविधाएं उस रूप में नहीं पहुंच पाती हैं जैसे कि हम उम्मीद करते हैं, तब तक इनको बनाए रखने की भी जरूरत है। लेकिन हाँ, ऑडिटिंग की जो प्रक्रिया है, इन पर जो नियंत्रण की प्रक्रिया है, उसको मेंटेन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर लोगों का बैंकिंग सेक्टर पर भरोसा उठ गया तो आने वाले समय में काफी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे जब हमने 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो उसके पीछे उद्देश्य ये था कि लोगों का पैसा सुरक्षित रहे, लोगों का बैंकिंग सेक्टर पर भरोसा कमजोर ना हो। लेकिन अगर ऐसी ही चीजें बार बार सामने आती रहीं तो ये क्या होगा, भरोसा टूट जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।